गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्वागत है वंस अगेन बहुत ही दिनों बाद आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही ऐसा बोलते हुए खुशी हो रही है कि एमपीपीएससी बैक टू बैक 2019, 20, 21, 22 और अभी 23 का हाल ही में कल नोटिफिकेशन आ गया है। मैंने बोला था कि मैं अपने चैनल पे लगभग 6 महीने का गैप लूँगी, जो कि होने वाला है, बट मेरा जो मेंस है वो अक्टूबर लास्ट से शुरू हो रहा है और 4 नवंबर तक है। जिनका मेंस होगा उनको अभी से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। और जिनको अभी प्रीलिम्स देना है, और प्रीलिम्स ऐसे बस जाके दे के चले नहीं आना है, बल्कि उनको डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर करना है। उनको क्या करना है वो मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगी, और साथ में जैसे ही मेरा ये वाला मेंस कंप्लीट होगा, क्योंकि मेरे को 3 बैक टू बैक प्रीलिम्स क्लियर करने का अभी मेरे को एटलीस्ट प्रीलिम्स में तो महारत हासिल हो ही गया है ना। तो मैं बहुत सारी चीज़ें एज अ स्टूडेंट बताऊंगी, ना कि एज अ टीचर, ठीक है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, अभी जब तक मैं आपके साथ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जब अनाउंसमेंट किया था कि मैं अभी 6 महीने के लिए लगभग नहीं आऊँगी, तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे अभी तक लगभग 2668 के आसपास है, मतलब सारे। तो बहुत सारे लोग अभी तक में से इसलिए ऐड है कि उनको उम्मीद है कि दीदी एक न एक दिन आएंगी और वापस से कंटिन्यू करेंगी, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ लेके आएंगी, बहुत सारी चीज़ें बताएंगी, हमको गाइड करेंगी। और बहुत सारे लोगों के अभी तक कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप ऐसा करो, आप अभी प्लीज़ वापस आ जाओ, एंड ऑल। सो थैंक यू सो मच, आपको पे मतलब इतना भरोसा है उसके लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैं वो बताऊंगी। आंख बंद करके सिर्फ वो बुक्स लेके आना है और आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों का एग्ज़ाम है वो 17 दिसंबर को है, ठीक है। अभी से अगर ऐड करें तो लगभग 3 महीने प्लस है, मतलब प्योर अगर कह ले तो अगर महीने के आप 2-3 दिन एन्जॉयमेंट में निकाल भी देते हो तो आपके पास 3 महीने पूरे हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, लास्ट के 1 मंथ मैं आपका डेली सपोर्ट करने वाली हूँ। जैसे हम लोग पटवारी में डेली टारगेट करते थे, वैसे ही बहुत ही अलग तरीके से, जिस तरीके से मैं प्रीलिम्स अपना क्लियर करती हूँ। हालांकि इस बार अभी मैंने क्या क्या हुआ मेरे साथ मैंने बताया नहीं। यूपीपीएससी का मेरा 14 मई को एग्ज़ाम था और हम लोग आगरा गए, बट वो ट्रेन हमें टाइम से नहीं पहुंचा पाई, और मैं इत्तेफाक बोलो या फिर जो भी बोलो, बदकिस्मती बोलो, मैं प्रीलिम्स वहाँ पर जाके यूपीपीएससी का नहीं दे पाई। और मैं एमपीपीएससी का टोटली मैं ऐसा सोच चुकी थी कि मुझे नहीं देना है प्रीलिम्स। बट वही था कि मैंने इतने अच्छे से पढ़ा था कि जो बचे हुए 14 को आने के बाद, 15 को आने के बाद बचे हुए 5 से 6 दिनों में जो भी मैंने पढ़ा, जिस तरीके से पढ़ा, और मेरा प्रीलिम्स इस बार फिर से क्लियर हो गया है और मेंस देने के लिए मैं एलिजिबल हो गई हूँ। तो थैंकफुली टू, मतलब अपनी पढ़ाई को लेके मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने जिस तरीके से पढ़ा है उसी तरीके से आपको भी मैं बताऊँगी। बट वो लास्ट 1 मंथ भी, क्योंकि अभी मेरा खुद का मेंस है, ठीक है। आपको उन 2 महीने के लिए क्या करना है, एकदम आपको अभी से कल से ही लग जाओ, आज एकदम एन्जॉय। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आपको पढ़ाई करना हो तो एक दिन पहले आप फुल एन्जॉयमेंट करो। आप 4 बजे तक उठ के आराम से वेब सीरीज़ देख सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक दिन पहले कुछ भी कर सकते हो, बाहर जाके आप नाइट आउट कर सकते हो, मतलब आपका जो मन करे वो करो। लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको 3 महीने में, हफ्ते मतलब महीने में 1-2 दिन छोड़ के आपको प्रॉपर, अगर आप 8 घंटे पढ़ पा रहे हो, 7 घंटे पढ़ पा रहे हो, तो उसको कंटिन्यू आपको बनाए रखना है, ठीक है। अब देखो आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इन 2 महीने के लिए करना है। फिर हम लास्ट 1 मंथ के लिए जब मैं आऊँगी, कंटिन्यू डेली का डेली वीडियोज़ बनाऊँगी, उसके थ्रू आपको बताती जाऊँगी और डेली ऐसे टारगेट्स दूँगी कि आपके ऑटोमेटिकली 80+ आराम से आएंगे, ठीक है। तो देखिए 2 मंथ में क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, एक मूल मंत्र है एमपीपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने का। एक बार पढ़ लोगे ना, तो आपको फिर नेक्स्ट प्रीलिम्स में भले ही 10 दिन 15 दिन ही आपको मिलेगा। एक बार इस तरीके से पढ़ लो कि आपको कभी ऐसा आए कि आपको 10 दिन में ही पढ़ के आपको इमरजेंसी में प्रीलिम्स क्लियर भी करना है, तो आप वो कर सकोगे। करना क्या है, अभी से डेली लगभग 3 घंटे आपको एमपी को देने हैं। अगर आपका एमपी बहुत अच्छा है तो आपको फिर भी 1.5 से 2 घंटे देने हैं, क्योंकि आपको पता है एमपी से लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस आते हैं, वो कंफर्म है। जब आपको पता है कि कोई बिरयानी की आपको रेसिपी आपको बनाना है और आपको वो कंपटीशन जीतना है, और आपको पता है कि आप उसमें मैगी मसाला डालने पे अलग फ्लेवर पा सकते हो, तो फिर आप वो डालो ना, है ना। तो ऐसे ही आपको जब पता है कि एमपीजी के पढ़ के आप अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकते हो और प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो भैया। आयोग ने अपने सिलेबस में सीधे सीधे आपको बता दिया है, डायरेक्टली बताया है कि आप जितना ज़्यादा एमपी का जीके पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप एकदम उंगलियों पे आपके फैक्ट्स होंगे एमपी के, उतना ज़्यादा आप
मार्क्स पाओगे, ठीक है। तो आपको एमपी जीके, एमपी की पॉलिटी, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की इकोनॉमिक्स एंड एमपी का करंट अफेयर्स, ये 5 चीज़ों पे आपको कमांड बनानी है। अगर आपने इस पे कमांड बना लिए तो आपको 35 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 32 या फिर 33 क्वेश्चन, क्योंकि इतने डीप में आते नहीं एमपी से, आपको कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मान लो 35 क्वेश्चन आए, तो मान लो आपने यहाँ पे कितने पाए, मिनिमम बोल के चली हूँ 30 पा गए आप, ठीक है, किसमें, एमपी में। फिर आगे क्या करना है, आपने एक वर्ड सुना होगा दक्षता या फिर एफिशिएंसी। उसका मतलब क्या होता है कि आप न्यूनतम संसाधनों का या फिर न्यूनतम मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करो और मैक्सिमम आउटपुट निकालो, वो है यूनिट 10। यानी आप कम से कम पढ़ के, अगर देखा जाए तो अगर आप बहुत अच्छे रटने में माहिर हो तो आप यूनिट 10 को केवल एक दिन में, 15 आयोग हैं टोटल, केवल एक दिन में आप पढ़ के, बहुत हुआ तो आप 2 दिन में, अभी आपके पास 3 महीने हैं, आप केवल 2 दिन में पढ़ के और उसके नोट्स बना के आप फिर बस आधे घंटे पढ़ लो, 1 घंटे पढ़ लो, तो आपको यूनिट 10 को अपनी उंगलियों पे, टिप्स पे रटने हैं। और ऐसे नहीं रटना है, एक एक आयोग पढ़ते जाओ, नीति आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, है ना, मानवाधिकार आयोग हो गया, इनके सारे आपको नोट्स बनाने हैं कि कब बना, इनके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, अभी प्रेजेंट पे कौन है, कितने सदस्य होते हैं, संरचना कितनी होती है, कब किसको त्यागपत्र देते हैं ना, कौन नियुक्ति करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए। और अभी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी, एमपीपीएससी में भी इस बार तो पूरा फैक्चुअल था, कुछ ही कॉन्सेप्चुअल थे क्वेश्चन, में भी अगली बार कॉन्सेप्चुअल आ जाए, जैसे 2020 का हमारा प्रीलिम्स था। तो आपको ये भी याद रखना है कि कार्य क्या होते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, है ना। तो आपको मतलब फैक्ट से लेके कॉन्सेप्ट तक आपको एक एक डेली का टारगेट बना लो ना। जैसे कि कल से आपने स्टार्ट किया, ये सोच लो कि एक हफ्ते में आपको 4 आयोग कंप्लीट करने हैं। एक हफ्ते में 4 आयोग कंप्लीट करेंगे तो आपके लगभग 1 महीने में सारे आयोग विथ नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। बस अगर नोट्स बने हैं तो आपको रिवीजन करना रह जाएगा। तो ये तो आप ऐसे ही सोच लो कि ये हलवा है, ठीक है। तो 30 ये प्लस इसमें मान के चलते हम बहुत टफ आए, 2 क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, बट 8 तो कहीं नहीं जाएंगी। 38 हो गया, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 38। फिर आगे चलते हैं, यूनिट 9 है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईटी सेक्टर का, मतलब आईटी जो है, जैसे कंप्यूटर तो नहीं, एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो आपको वो पढ़ना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो बुक मैं बताऊंगी अभी लास्ट में, बुक्स बताऊंगी सारी, सिर्फ वही पढ़ना है। और बिलीव करो, मैंने तीनों प्रीलिम्स एक ही, मतलब पर यूनिट्स के एक बुक्स को पढ़ के और क्लियर किया है, एमपी को छोड़ के। एमपी की मैंने 2 बुक्स क्या की थी, प्रीफर करी थी, ठीक है। तो यूनिट 9 भी अगर आप पढ़ लोगे तो 7 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, अगर आपने यूनिट 9 को अच्छे से पढ़ा। और बहुत ही कम सिलेबस है, बहुत ही लिमिटेड, हिस्ट्री ज्योग्राफी के कंपैरिजन में बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। तो आप लोग आराम से उसको लगभग, अगर आप डे वाइज देते हो तो 15-20 दिन में आराम से उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट 15-20 दिन में रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। देन यूनिट 8 में क्या है, करंट अफेयर्स, ठीक है। यूनिट 8 में करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स को आपको क्या करना है, आई थिंक यूनिट 8 में ही है ना करंट, हाँ, या फिर 7 में, मैं थोड़ा भूल रही हूँ, 7-8 में है ऐसे कुछ करंट अफेयर्स। जो भी है, एमपी का है, इंडियन है एंड इंटरनेशनल है। अब देखो, एमपी में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना कहाँ से है, जितने भी एमपी के महान कोई भी व्यक्ति होगा जिसको कोई ना कोई स्पोर्ट्स में, जैसे किसी ने कुछ अच्छा किया होगा, या फिर जो विक्रम पुरस्कार के जितने भी खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी किस पुरस्कार से, किस गेम से रिलेटेड हैं। ऐसी एकलव्य पुरस्कार जिनको मिला, वो नहीं देखना है कि किसको मिला, देखना ये है कि कौन सा खिलाड़ी किस गेम से रिलेटेड है। पहले तो बात तो पुरस्कार आपको स्पोर्ट्स एमपी का अच्छे से करना है। साथ में अगर किसी को भी, जैसे कि मोस्टली जो आते हैं जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला, है ना। अभी आया था एक गुड़िया सिल्क के लिए, किसको पुरस्कार मिला, पूरी बाई करके कुछ ऐसे क्वेश्चन आया था, तो आपको वो करना है। फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे, भारत से किसी का कोई ऐसा संबंध है, कोई समझौता हुआ है किसी देश से, वो आपको पढ़ने हैं अच्छे से। और कोई नियुक्ति हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, जो जैसे पहली कोई महिला राष्ट्रपति किसी देश की बनी है या फिर प्रधानमंत्री बनी है, तो वो आपको एकदम अच्छे से रट लेना है, ठीक है। एकदम फैक्चुअल, आपको करंट अफेयर्स भी फैक्चुअल ही देखने हैं। तो करंट अफेयर्स आपने अच्छे से देख लिया। और कब का देखना है, कब से कब तक का। इस बार तो हालांकि थोड़ा सा खेला हो गया था हमारे साथ, क्योंकि इस बार जो करंट अफेयर्स था वो एमपी का स्पोर्ट्स से रिलेटेड 20 और 21-19 तक का आ गया था। बट आपको लास्ट 6 मंथ के अच्छे से देखने हैं। तो मैं मान के चलती हूँ कि करंट अफेयर्स में आप कम से कम 7 या 6 कर लोगे, तो मैं 6 मान के चलती हूँ, ठीक है। अब यूनिट 7 में क्या है, आपका पूरा साइंस एंड साइंस वाला पोर्शन है, जिसमें कि एक प्योर साइंस है। जैसे उसमें ऐसे बोला नहीं गया है, बट जैसे आप कुछ ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, खाद्य तकनीक वगैरह है, और
अभी तो मुझे एग्जैक्ट, क्योंकि मैं मेंस पढ़ रही हूँ काफ़ी दिनों से, तो एग्जैक्ट मुझे टॉपिक्स याद नहीं आ रहे हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको ऐसे ल्यूसेंट से पढ़ना है, ल्यूसेंट के अलावा और कहीं नहीं जाना है, सिर्फ ल्यूसेंट से पढ़ो। और हो सके तो उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। साथ में जो आपको 6-7 टॉपिक दिए हुए हैं अलग से साइंस में, वो बहुत अलग हैं, तो उनको आपको क्या करना है, आप निर्माण आईएएस की टेलीग्राम पे PDF से, मतलब टेलीग्राम पे आप निर्माण आईएएस की ग्रुप में ज्वाइन कर लोगे। उस पर उन्होंने क्या किया, टॉपिक वाइज आपको PDF सेंड करा है। तो आप PDF सेक्शन में जाके, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, PDF सेक्शन में जाके उन सभी PDFs को सिर्फ या तो प्रिंट आउट निकलवा के या फिर लैपटॉप से, फ़ोन से, जैसे भी पढ़ना हो पढ़ के नोट्स बना लो। मैं भी यही किया था, मैंने भी यही किया था। बस यूनिट 7 में उन टॉपिक्स को पढ़ना है और साथ में ल्यूसेंट की साइंस पढ़ लेना है नॉर्मली। तो मैं मानती हूँ कि आपसे 6 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या पढ़ा, MP पढ़ा। अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं उसको हमने बिल्कुल छोड़ के रखा है, ठीक है। हमने MP पढ़ा, यूनिट 10 पढ़ा, यूनिट 9 पढ़ा, थोड़ी सी साइंस पढ़ी और करंट अफेयर्स पढ़ा। इसको मिला के हम देखते हैं कितने मार्क्स हो गए। तो देखो इनको मिला के लगभग 56 मार्क्स, मतलब 56 मार्क्स नहीं, क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। 56 क्वेश्चन बचा हुआ है अभी, और क्या बचा हम देखते हैं। अब देखो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल है और आपको टाइम बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मार्क्स सबके ऐसे ही आते हैं नॉर्मल। इस बार जो ट्रेंड बना था लगभग 2 सालों से, पेपर का लेवल एकदम ईजी आ रहा है, तो आप आराम से इसमें 7 से 8 पा सकते हो। कैसे कहाँ से पढ़ना है वो मैं बताती हूँ। इसमें भी 7, इसमें भी 7, और इसमें अगर इकोनॉमिक्स 5 की आ रही है तो लगभग 3, ठीक है। बस ल्यूसेंट पढ़ के और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ल्यूसेंट अगर आपकी, मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है जीके के लिए, मैंने एकदम ठोक के बोला है कि भैया तुम ल्यूसेंट पढ़ो, एक बार कॉन्फिडेंट होके ल्यूसेंट पढ़ो 2-3 बार, और ऐसे पढ़ो कि एक एक पेज में, एक एक लाइन में क्या लिखा है आपको रटे होने चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। ल्यूसेंट को ऐसे लोग हल्के में ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि आपको ल्यूसेंट तो एटलीस्ट कंप्लीट करना ही करना चाहिए। देन उसके बाद आप रेफ़र कर सकते हो किसको, ये जो घटना चक्र होती हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, बट घटना चक्र बहुत बल्कि होती हैं। तो आपको घटना चक्र के जो जैसे कि कोई भी टॉपिक है उसका पहले जो पेज में क्या दिया रहता है, उनकी पूरी समरी दी हुई होती है। तो उन पे बहुत सारे आपको वो फैक्ट पता होते हैं, जो नहीं पता होते उनके आप नोट्स बना लो। इस तरीके से आप घटना चक्र को भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कितना हो गया लगभग, इधर अगर आपने इतना पाया 7, 7, 7 और 3, 24 लगभग, मतलब आपका 80 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से पूरा करने पे 80 प्लस ही आ रहा है, 83 तक हो रहा है, लेकिन फिर भी 80 मान के हम चलते हैं। मिनिमम 80 पाना है आपको, क्योंकि इस बार की जो कट ऑफ गई है आपको पता होगा कि जनरल बॉयज़ की 80 गई है और जनरल गर्ल्स की 79 गई है। तो हमको अब तो कोई भी कैसा भी पेपर आए हमको यही मान के चलना है। हाँ, एक बात और कि आपको ये प्रेशर अभी इतना नहीं लेना है कि अरे यार मैं एग्ज़ाम में गया और मेरे 75 ही आए तो क्या होगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा टफ आया तो आपकी कट ऑफ 70 पे भी आ सकती है। अगर एग्ज़ाम का लेवल लास्ट टाइम से भी और ज़्यादा इजी हुआ तो मे भी आपकी कट ऑफ 85 तक चली जाए, तो वो तो एग्ज़ाम के लेवल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अपने को ये टारगेट रख के चलना है कि हाँ अपन को 80 प्लस लाने हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल पे जाने के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि अभी मेरे कितने आएंगे, क्योंकि वो फिर जब प्रेशर बनता है कि अभी मेरे 80 नहीं हो पा रहे तो आते हुए भी क्वेश्चन गलत होंगे, वो तो खैर बात की बात है, ठीक है। तो आपको अब कहाँ से पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। देखो मेरा मानना है कि जैसे कि जितने भी लोग हैं वो यही बोलते हैं ना कि 10 किताब पढ़ने की बजाय एक किताब को आप 10 बार पढ़ो, है ना, वही मेरा मानना है, ठीक है। TMH को पढ़ना है। देखो MP के लिए आपको 2 बुक्स तो एटलीस्ट फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो क्वेश्चन का पैकेज है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको TMH पढ़ना है MP में, एंड वर्णमाल पढ़ना है। TMH क्यों पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पढ़ना है, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर वर्णमाल में आपको क्या करना है कि आपकी थ्योरी है, तो पहले आप महेश बंडवाल से पढ़ो थ्योरी, फिर उसके बाद TMH पढ़ो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, ल्यूसेंट आपको पक्के से पढ़नी है, एक एक पेज की, एक एक लाइन के, एक एक वर्ड्स आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। देन आपको मूव करना है, अगर आपकी ल्यूसेंट कंप्लीट हो गई है थ्योरी वाली तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जो ल्यूसेंट की आती है वो आपको एकदम रट लेने हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत सारे क्वेश्चन तो कॉमन होंगे आपको, लेकिन जो नए क्वेश्चन मिलेंगे उनको आप ये तो नोट्स बनाओ, ये तो हाईलाइटर से आप हाईलाइट कर लो कि आपको ये नए क्वेश्चन ल्यूसेंट के पढ़ने हैं, ठीक है। पहली बुक होगी TMS, दूसरी होगी महेश बंडवाल, तीसरी होगी ल्यूसेंट, फिर आपको ऑब्जेक्टिव हो गई चौथी।
जीसी, अगर जिसकी जीके बहुत ही अच्छी है, आपको लग रहा है ल्यूसेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एनसीईआरटी पढ़ी है एंड ऑल, तो आपको आराम से घटना चक्र पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी लोग जिनको लग रहा है कि अभी कंप्लीट नहीं है, तो वो घटना चक्र के कुछ मेन टॉपिक ही पढ़िएगा, जैसे कि जिससे आपको लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन से ही क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको वो वाला टॉपिक उठा के घटना चक्र से पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके संविधान से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो संविधान वाला टॉपिक उठा के घटना चक्र से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा पढ़ने के लिए। फिर निर्माण आईएएस की बुक आपको किसकी लेनी पड़ेगी, यूनिट 10 की, यानी आयोग की। वैसे यूनिट 10 के लिए कबीर पब्लिकेशन मैंने पढ़ा है तो मुझे अच्छी लगी, तो आप भी कबीर पब्लिकेशन ले सकते हो या फिर निर्माण आईएएस की ले सकते हो। बट मैं यही बोलूँगी कि मैंने पढ़ा है कबीर पब्लिकेशन, अच्छा लगा मुझे, आप एक बार देख सकते हो। लेकिन यूनिट 7 की यानी साइंस की और यूनिट 9 की पक्के से आप लोग निर्माण आईएएस की लेना, ठीक है। 7 और 9 की निर्माण आईएएस और 10 की कबीर पब्लिकेशन। और करंट अफेयर्स के लिए आपको तथ्य बाढ़ लेनी है, ठीक है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 बुक में आप मतलब 7 8 10 जितनी यूनिट है 10 की 10 बुक में आप, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं भागना है कि आपको इधर से पीडीएफ कोई मिल गया आपने पढ़ लिया, उधर से कोई पीडीएफ मिल गया आपको पढ़ लेना, ये नहीं करना है। एक ही सोच पे स्टिक रहो, आराम से पढ़ो और बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है कि भैया 3 महीने बचे हैं, अचानक से नोटिफिकेशन आ गया, आप क्या करूँ, किधर जाऊँ, इस कोचिंग के नोट्स ले लूँ, उस कोचिंग के नोट्स ले लूँ, तो ऐसा आपको होने वाला है नहीं। आराम से घर पे बैठ के पढ़ो। हाँ, लास्ट में 1 मंथ आपको क्या करना है, या तो टेक्स्ट बुक के ले लेना आप लोग टेस्ट सीरीज़, या फिर किसी भी किसी भी इंस्टीट्यूट के ले सकते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी लेना हो। प्रीफर करना ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन ही हमारा एग्ज़ाम होता है, प्रॉपर OMR सीट पे बैठ के आराम से करना, जैसे भी होता है जब मेन एग्ज़ाम होता है वैसे ही। और 10 से 12 एग्ज़ाम होता है तो 10 से 12 ही बैठना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अभी इन 2 महीनों में करनी है। इन बुक्स को अच्छे से रट लेना है, क्योंकि रटने के सिवा MPPSC प्रीलिम्स में और कोई काम होता नहीं है। कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें कॉन्सेप्चुअल एकदम होना है, क्लियर करना है कॉन्सेप्ट। और बाकी जो बचे हुए 1 महीने में लास्ट में क्या करना है, जिससे आपको बूस्ट होना है, बूस्ट करना है अपने आप को, अपने नॉलेज को, वो मैं लास्ट के 1 महीने में डेली का डेली बताऊँगी, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी लगी हों, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नवंबर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।